ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। पुलिस ने शहर में डोर टू डोर वेरिफिकेशन अभियान की शुरुआत की है। दूसरे जिलों और राज्यों से आने वाले किराएदारों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग इलाकों में जाकर मकान मालिकों से किराएदारों के पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैकग्राउंड की जानकारी जुटा रही है। तो दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ और उसके तार जो है वो यूपी से जुड़े हुए देखे जा रहे हैं और इसीलिए पुलिस ने ट्रैकिंग अभियान जो है वो शुरू किया हुआ है। अलग अलग जगहों पर ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। भारी व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। किराएदारों के दस्तावेज और बैकग्राउंड की जांच की जा रही है। मकान मालिक जो है उनसे बात की जा रही है और प्रमाण पत्र जांचे जा रहे हैं। वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे उससे पूछताछ भी की जा रही है। ये मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लोगों से बातचीत पुलिस कर रही है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे जो एक स्ट्रॉन्ग एक फाउंडेशन होता है वो बिट सिस्टम होता है और इस बिट सिस्टम को हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं और ये इंश्योर करा रहे हैं कि जो बिट सिस्टम हमारे सिस्टम में है उस कैसे हम लोग और भी उसको अच्छे तरीके से लागू करें। उसमें जितने हमारे बिट कांस्टेबल्स हैं उन लोगों के साथ हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं और जितनी सारी सूचनाएं उनको उनके जानकारी में होनी चाहिए उस सभी चीज़ों के लिए हम लोग उनको लगातार प्रेरित भी कर रहे हैं, उनको बताते भी हैं और प्लस उनका रिव्यू भी कर रहे हैं। जो उनकी बिड बुक होती है उसमें जितनी सारी आवश्यक एंट्रीज हैं उनके अपने एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र की सारी एंट्रीज उसमें है कि नहीं इसको हम लोग लगातार देख रहे हैं, बिड बुक की समीक्षा कर रहे हैं। और वही सोनभद्र में खदान साइट पर हादसा हुआ है। खदान में धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। मौके पर कमिश्नर राजेश प्रकाश पहुंचे हैं। राहत बचाव टीमों ने पूरे क्षेत्र को संभाला हुआ है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कमिश्नर का कहना है कि जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खदान धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। मौके पर कमिश्नर भी पहुंच चुके हैं, राजेश प्रकाश पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि राहत बचाव काम लगातार जारी है और जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार अंजाम दे रही हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इसी खदान में 2 मजदूर जो हैं उनकी मौत हो गई है और कई मजदूर अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। परिजन वहां पर मौजूद हैं जो अपनों का इंतजार कर रहे हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोनभद्र खनन हादसे को लेकर आधी रात करीब 12:30 बजे पर प्रशासन की मौजूदगी साफ दर्शाती है कि हादसा कितना गंभीर है। कमिश्नर राजेश प्रकाश खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। सभी राहत बचाव टीम मौके पर मौजूद हैं और अधिकारियों का कहना है कि उनका पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया जाएगा। इसमें खदान में जो पत्थर गिरा है उसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और उनकी टीम अभी उसकी तय तक पहुंचना उनका बाकी है और बहुत जल्दी ही उनकी टीम तय तक पहुंच जाएगी। जैसे ही पहुंचती है उसके बाद पूरी स्थिति में। सर क्या लगता है कितनी देर तक आप रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा? अभी ये कहना कठिन है कि कितनी देर तक चलेगा, लेकिन टेरेन बहुत कठिन है, गहराई बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूरी टीम लगी है और लगभग 100 आदमी की टीम एनडीआरएफ सबको मिला के लगी हुई है। एडी साहब भी आ गए हैं, आईजी साहब भी आ गए हैं, एसपी भी हैं, डीएम भी हैं। हम इसको आशा करते हैं जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को हम लोग पूरा करें। सर रात भर चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन? रात भर इसको कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, कितने लोग को दबे होने की सूचना है? अभी इसके बारे में कुछ भी कहना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। जैसे बताया जाए कि 2 डेड बॉडी देखी गई है, तो उनकी पहचान क्या हुई? अभी इसकी प्रतीक्षा कर लीजिए क्योंकि अभी जो है ना जो वास्तविक तथ्य है ना उनके बारे में बहुत ज़्यादा पुख्ता जानकारी नहीं है।
अभी ऑपरेशन सब पूरा होने दीजिए, उसके बाद ही बता सकते। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए महेश हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। महेश, क्या जानकारी अपडेट अभी तक मिल पा रहा है घायलों को लेकर, और कितने लोगों की, मजदूरों की अभी तक मौत हो चुकी है, क्या अपडेट? बताते चले, कल हुए खनन हादसे के बाद यहाँ पर मौके पर तुरंत भारी फोर्स पहुंच गई है और लगातार रात भर रेस्क्यू चला है। अभी ताजा अपडेट ये है कि अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। हम यहीं घटना स्थल पर मौजूद हैं और भारी फोर्स मौके पर तैनात है। रात भर पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, बावजूद इसके अभी तक पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिल पाई है। दर्जनों मजदूर दबे हुए हैं। जो हादसा हुआ था, उस हादसे की वजह से बड़ी चट्टान नीचे सरक गई थी। ढीले करते समय डीलर और ऑपरेटर सहित कई मजदूर वहां चट्टान के नीचे दब चुके थे और कल दोपहर की इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सारी फोर्स लगा दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक 100 मिलने की पुष्टि हुई है, जिसका अभी लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फोर्स लगी। रात में कमिश्नर भी आए थे, राजेश प्रकाश जी ने भी कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लें। जी महेश, अगर आप तस्वीरें दिखा सकते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है, तस्वीरें भी दिखाइएगा और किसी से बात करने की भी कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही अपडेट ये दीजिए कि ये एग्जैक्ट कहां पर, लोकेशन क्या है इस साइट की जहां पर ये हादसा हुआ है? देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये इधर कैमरा मैन से मैं बोलूंगा, इधर कैमरा इधर कीजिए, इधर पीछे। ये देखिए, यही हादसा है यहीं पे, और ये कृष्णा माइनिंग खदान है। कृष्णा माइनिंग खदान दिल्ली मारकुंडी में है, ओबरा थाना क्षेत्र में पड़ती है। दिल्ली मारकुंडी में कृष्णा माइनिंग खदान है, जो कल दोपहर में कार्य खोलने के समय इस समय हादसा हुआ। बड़ी चट्टान सरक गई कार्य करते समय, जिसमें चट्टान के नीचे कई मजदूर दब गए थे। ये यहाँ पर अभी तक जिम्मेदारी ली है, किसी से सवाल किया गया है इस पूरे हादसे को लेकर? सवाल अभी मौके पर ही तुरंत फोर्स पहुंच गई थी रात में ही, और आपको बताते चले कि जिलाधिकारी से लेके कप्तान से लेके आईजी से लेके डीआईजी तक भी यहाँ मौके पर मौजूद थे। अभी सूचना मिली है कि एडीजी पीयूष मोडिया भी अभी हालातों का जायजा लेने के लिए यहाँ घटनास्थल पर आए थे। अभी वो जा चुके हैं और पूरी तैयारी है। हम दिखाना चाहेंगे कि कितनी फोर्स लगी हुई है थानों की चारों तरफ, खदान के चारों तरफ पूरी फोर्स लगी हुई है। कहीं भी किसी भी चीज को लेकर लापरवाही बरतने का कोई भी सवाल नहीं पैदा होता। प्रशासन मुस्तैद है। घटना स्थल से हम तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी फोर्स लगी हुई, रात में तो काफी बहुत ज्यादा भीड़ थी। यहाँ रात पीछे पुलिस अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश कीजिए अगर हादसे के बारे में जानकारी दे पाए तो। जी सर, बात करने की हम कोशिश करेंगे। सर, ये जो हादसा हुआ है उसमें अभी तक क्या अपडेट है, और मौके पर हम बाहर के मौके पर हमारे साथ हैं यहाँ पे सर हैं कैमरा। सर, ये जो हादसा हुआ है उस पर अभी तक क्या अपडेट है, क्या प्रशासन की व्यवस्था है? देखिए, एसडीआरएफ और हमारी रेस्क्यू टीम पूरी शिद्दत से काम कर रही है, और जो फोर्स यहाँ आसपास से हर जगह लगी हुई है। जो लोगों के दबे होने की आशंका है, उनके परिजन जो आ रहे हैं उनको आकर के मौके पर बुलाया जा रहा है, उनकी पहचान कराने के लिए, और सारी मशीनरी सक्रिय है और जितनी जल्दी रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है अभी कितना समय लग जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन में? सर, ये तो जो स्पेशलाइज्ड एजेंसियां हैं वही बता है, लेकिन वो मुस्तैदी के साथ काम में लगे हुए हैं। लोग उनको पूरा असिस्ट कर रहे हैं। जी देखिए, हमारे साथ त्रिभुवननाथ त्रिपाठी जी हैं। इनका कहना है कि पूरी मुस्तैदी के साथ फोर्स लगी हुई है और अपडेट के लिए यहाँ पर अभी रेस्क्यू चल रहा है लगातार। मुझे लगता है कि शायद 24 घंटे और लग जाए। प्रशासन मुस्तैद है। अब देखते हैं कि घटनास्थल होने की अभी खबर मिल रही है। महेश, कितने मजदूर और अभी मलबे में वहां फंसे हुए हैं? जी देखिए, यहाँ पर दर्जनों मजदूरों की बात आ रही थी, अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। कम से कम 15 से 16 मजदूर दबे थे, जिसमें से 100 शायद निकाला जा चुका है और अभी रेस्क्यू चल रहा है। हालांकि बहुत बड़ी चट्टान थी, बहुत बड़ी चट्टान के नीचे
लोग दबे थे और घटनास्थल पर नीचे जहाँ पे खदान है जो ये हादसा हुआ है, उसी हादसे को वहाँ पे पानी भी था, काफी पानी भी था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हुई। अब सुबह हो गई है और घटनास्थल पे हम लोग दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर नीचे लगातार काम चल रहा है। हालांकि खदान बहुत गहरी है, 400 से 500 फीट नीचे है। इस वजह से नीचे जाने के लिए और आने के लिए भी पूरी तरीके से मनाही है और केवल टीमें ही वहाँ पर, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें ही वहाँ पर मौजूद। ठीक है महेश, और तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए और इसके साथ ही ये भी बताइए कि क्या इससे पहले कभी वहां पर ऐसा हादसा हुआ है, मजदूरों ने कभी जानकारी दी हो, सूचना दी हो या फिर शिकायत की हो? जी, इससे पहले भी इस खदान में हादसा हो चुका है और इस समय जब हादसा हुआ था उसके बाद भी बड़ी कार्रवाई हुई थी और उसके बाद भी जो कल ये हादसा हुआ है ये भी लापरवाही का ही नतीजा है। ये न खनन मानक की न सुरक्षा थी न कुछ था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली मारकुंडी के कृष्णा माइनिंग स्टोन में ये हादसा हुआ है। दिखा रहे हैं लगातार ओबरा थाना क्षेत्र के दिल्ली मारकुंडी के कृष्णा माइनिंग स्टोन में यही मजदूर काम कर रहे थे, कंप्रेसर का काम कर रहे थे, जो पहाड़ों में ड्रिलिंग करते हैं और उसके बाद वहां से प्लास्टिक के जरिए पत्थर निकाला जाता है। तो उसी कार्य करने के दौरान, ड्रिल करने के दौरान ही ये हादसा हुआ है और कम से कम 17 से 18 मजदूर उस समय घटनास्थल पे मौजूद थे, जिनकी वहां पर दबने से जो है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिस्सा लेते हुए दौड़ की शुरुआत कराई। राजधानी के विभिन्न इलाकों से आए हजारों प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और एकता और अखंडता का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सेवाओं को याद किया और कहा कि पटेल ने देश को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि रन फॉर यूनिटी सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि राष्ट्र को जोड़ने का संकल्प है। एक बहुत बड़ा कदम है। खेल प्रतियोगिताओं को रोड सेफ्टी के साथ जोड़ करके हमारे माननीय सांसद हर्ष मल्होत्रा जी ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज का ये रन रखा है, इस दौड़ के माध्यम से समाज के अंदर रोड सेफ्टी के नियमों का प्रचार प्रसार और उनको प्रेरित करने का ये जो ध्येय है, सच में बहुत ही सुंदर है और मुझे लगता है कि सुरक्षित दिल्ली, विकसित दिल्ली की राह में इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं बहुत ही लाभदायक होने वाली है। नमो रन का आयोजन किया है जो रोड सेफ्टी का संदेश भी देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से खेलों को लेकर अपना विजन दिया है और मुझे खुशी है कि इस वर्ष 2025-26 में 3,794 करोड़ का बजट उन्होंने सिर्फ खेल के लिए रखा है। और आज पूरे देश में देखेंगे तो एक संदेश है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और खेल सिर्फ खेल नहीं है, आपके लाइफ में, बच्चों की लाइफ में डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है, कंसंट्रेशन का एक माध्यम हो सकता है, जिंदगी की रोज की जो हम तनाव भरी जिंदगी जीते हैं उसको कम करने का माध्यम हो सकता है। और मेरा तो मानना यह है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 घंटा रोज अगर आप खेल पर देते हैं तो आप कई बीमारियों को हरा सकते हैं। तो खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के इस मूवमेंट को फिट इंडिया के साथ जोड़ते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को जो आज हर्ष मल्होत्रा जी के माध्यम से पूर्वी दिल्ली के सभी बच्चों को और निवासियों को दिया गया है, उनको बधाई देता हूँ। और ऐसे महोत्सव होते रहें, हम खेलों से बच्चों को और आम जनता को जोड़ते रहें, तो मुझे लगता है कि देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, फिट इंडिया की बात हम सबको कही है, पूरे देशवासियों को कही है। उनके निर्देशन के बाद सांसद खेल महोत्सव हमने अपनी पूर्वी दिल्ली में आयोजित किया है। इसमें हमने 11 खेल पिछले 20 दिन से हम करवा रहे हैं, जिसमें 8 खेल तो ओलंपिक में खेले जाने वाले हैं, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, रेसलिंग, एथलेटिक्स, और इसके साथ साथ 3 खेल हमारे ऐसे हैं जिसमें एक योगा, खो खो और कबड्डी, जो कि भारतीय ट्रेडिशन के खेल हैं, उनका आयोजन हमने लगातार अभी पिछले 20 दिन से करा रहे हैं। आज नमो रन हमने अपने क्षेत्रवासियों के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए रखी है, जिसका थीम रोड सेफ्टी भी है।
फिट इंडिया भी है। और मैं इस बात का मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर लगभग 4 से 4,500 पार्टिसिपेंट्स ने नमो रन में पार्टिसिपेट किया है। और जब हम अपने जीवन में खेल को या स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर के आते हैं तो शरीर के साथ साथ मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है, ठीक रहता है, जिससे हम अपने परिवार का भी स्वास्थ्य अच्छा करते हैं, अपने समाज का भी, अपनी दिल्ली का भी, और विकसित भारत बनने में ये एक महत्वपूर्ण योगदान फिट इंडिया का भी है। मैं जितने पार्टिसिपेंट्स और आयोजक जो हमारे बाकी साथी हैं, पूरी टीम है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस सफल नमो रन के लिए। बहुत बहुत चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार हो चुका है। आपको बता दें, आनंद विहार में AQI 412, बवाना में AQI 405, विवेक विहार में AQI 423 दर्ज किया गया है। तो लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। विवेक विहार में AQI 423 दर्ज किया गया है। तो प्रदूषण की मार दिल्ली में देखी जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI अब 400 के पार हो चुका है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, विजिबिलिटी लगभग 0 के बराबर हो चली है। आनंद विहार में AQI 400 के पार दिखाई दे रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण की मार देखी जा रही है। दीपावली के बाद से लगातार जो है वो प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और अब देखना होगा कि इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं। अलग अलग जगहों में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। AQI 400 के पार हो चुका है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इंडिया गेट की ये तस्वीर थी जहां पर सफ़ेद धुंध की चादर दिखाई दे रही है, स्मोक ही स्मोक दिखाई दे रहा है और वहीं सर्दियां भी आ चुकी हैं। ऐसे में प्रदूषण के चलते भी विजिबिलिटी 0 के बराबर दिखाई दे रही है और वहीं धुंध भी सड़कों पर हल्की हल्की नजर आ रही है। दिल्ली के कई इलाके जो है वो प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, लोगों को आंखों में परेशानियां भी हो रही हैं। जसविंदर, अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसविंदर, अभी कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार हो चुका है, क्या अपडेट है? जी, आपको बता दें जहांगीरपुरी, बवाना, रोहिणी, इनका AQI 400 से पार है। आपको बता दें दिल्ली की जो आबो हवा है बिल्कुल खराब हो चुकी है, सांस लेने लायक बची नहीं है। जो भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अपनी जान को खतरा डालकर यहाँ पर इस समय रह रहे हैं, क्योंकि जो ये जहरीली हवा है इससे सांस लेने में भी काफी बीमारियां लग रही हैं। आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और गला खराब हो रहा है। क्या प्रमुख कारण इस पॉल्यूशन के बढ़ने के बताए जा रहे हैं? सिर्फ दीपावली के बाद पटाखों की वजह से या फिर जो पराली है इसको भी वजह माना जा रहा है? क्या कारण बताए जा रहे हैं जसविंदर अभी? जी, आपको बता दें जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो हवा में नमी रहती है, इससे जो धुआं है वो ऊपर जा नहीं पाता, जिस कारण दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन की मात्रा है वो ज्यादा बढ़ती जाती है। और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार पर्यावरण बचाने की तमाम कोशिशें करती है, पेड़ लगाती है, हर जगह पौधे लगा रही है, लेकिन आपको बता दें कि इन्हीं के MLA जो हैं इलाके में जमीन कटवाने के चक्कर में पेड़ कटवा रहे हैं और खेती की जमीन नष्ट कर रहे हैं। आप अलीपुर साइड चले जाएं, पूरे खेत खत्म करने के कगार पर है। जी, क्या मौसम विभाग के द्वारा कोई जानकारी दी गई है कि इस प्रदूषण को, चूंकि ये कहा जाता है कि बारिश के बाद ही प्रदूषण कम हो पाएगा, तो मौसम विभाग के द्वारा भी कोई जानकारी बारिश को लेकर? नहीं, अभी तक तो बारिश की कोई जानकारी नहीं है। बाकी दिल्ली सरकार ने कोशिश की थी कृत्रिम बारिश की, वो भी उसमें भी फेल हो गए। दिल्ली सरकार कोशिश तो कर रही है पोल्यूशन से बचने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही। कोई ठोस कदम नहीं मिल पा रहा है कि दिल्ली को जो पोल्यूशन मुक्त किया जा सके। सरकार के द्वारा कोई बैठक का आयोजन अभी तक किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा जिसमें पॉल्यूशन को लेकर चर्चा की जाए? ये बैठकें तो एक दिल्ली सरकार करती रहती है, लेकिन अभी तक कोई सक्रिय कदम इस पर नहीं उठ पाया कि सिर्फ इलाकों के अंदर सिर्फ पानी का छिड़काव किया जा रहा है और कोई भी इसके अंदर और कोई कदम नहीं उठाया गया अभी तक।
कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड जोन बनाया गया हो या फिर गंभीर स्थिति में जो हवा की गुणवत्ता है उसको खतरनाक देखा जा रहा हो? जी आपको बता दें, मुकरबा चौक, नरेला, अलीपुर इस साइड काफी मतलब पोल्यूशन की मात्रा ज्यादा रहती है, क्योंकि सारे वाहन इसी हाईवे से दिल्ली के अंदर एंटर होते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उसी तरफ से सारे वाहन ही दिल्ली के अंदर एंटर होते हैं। आज जसविंदर, लोगों को विजिबिलिटी से रिलेटेड भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपने बात की हो तो आसपास के लोगों को भी वहां दिक्कतें हो रही होंगी, क्योंकि दिल्ली में आने जाने वाले लोगों की बहुत ज्यादा संख्या है। बहुत बहुत शुक्रिया जसविंदर तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गांव से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार का कहर देखा जा रहा है। कार और डंपर की जोरदार टक्कर देखने को मिली है। सड़क हादसे में 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान 4 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 5 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के बड़गांव जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। शनिवार देर रात का ये मामला है, जो बड़गांव के पलार इलाके में एक कार और डंपर ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई, टक्कर हो गई। यह हादसा रात लगभग 10:30 बजे के आसपास हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर चीख पुकार मच गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर तुरंत पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। जानकारी के मुताबिक कुल 9 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन इलाज के दौरान 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 5 घायलों का इलाज लगातार जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ घायलों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। और वहीं इंडिगो आकाशा 25 दिसंबर से उड़ान भरेंगी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं शुरू करेंगी। इंडिगो दिल्ली, बेंगलुरु समेत 12 शहरों को जोड़ेगी, तो सफर और भी बेहतरीन होगा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवाओं की शुरुआत होगी। इंडिगो दिल्ली, बेंगलुरु समेत 12 शहरों को जोड़ेगी। इंडिगो आकाशा 25 दिसंबर से उड़ान भरने वाली है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। और वहीं सीएम भगवंत मान सरकार का बड़ा एक्शन पंजाब में सामने आया है। अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी मनिंदर को सस्पेंड कर दिया गया है। गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई में विफलता के चलते ये एक्शन लिया गया है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये बड़ा एक्शन लिया है। गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई में विफलता के चलते ये एक्शन लिया गया। सीएम भगवंत मान सरकार का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। पंजाब सरकार का ये एक्शन सामने आया है। अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी मनिंदर को सस्पेंड कर दिया गया है। गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई में विफलता के चलते ये एक्शन लिया गया। पंजाब में लगातार गैंगस्टर्स पर नकेल कसने की कोशिश पंजाब सरकार के द्वारा की जा रही है। नशा मुक्त अभियान भी चलाया जा रहा है। पंजाब को और बेहतर बनाने की कोशिश में भगवंत मान जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई में विफलता के चलते ये एक्शन लिया गया है भगवंत मान की सरकार के द्वारा। बड़ा एक्शन इसे कहा जाएगा। और वहीं लखीमपुर खीरी में गुजरात एटीएस ने सुहेल के परिजनों से 1.5 घंटे पूछताछ की है, जिसके बाद एटीएस की टीम वापस हुई। पूछताछ के बाद परिजनों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। तो लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में छापेमारी भी हो रही है और इन आतंकियों के जहां जहां ठिकाने थे वहां दबिश दी जा रही है। इसके साथ ही परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है और अब सुहेल के परिजनों से पूछताछ की गई है। लखीमपुर खीरी पहुंची टीम और वहां पर जो है सुहेल के परिवार से पूछताछ की, लेकिन परिजनों ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। तो चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।